डियर फेलोज, वेलकम टू इजी मार्केटिंग। और आज हम मार्केटिंग मिक्स का जो फोर्थ पी है यानी प्रमोशन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इसी कोर्स का जो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन, उसमें हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स के 4 पीज़ और उनके मुकाबले में कस्टमर के 4 सीज़। 4 पीज़ तो थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रेस एंड प्रमोशन। और इसी तरह कस्टमर के जो 4 सीज़ थे, प्रोडक्ट इज़ कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस इज़ कॉस्ट फॉर द कस्टमर, प्लेस ऐसी हो जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो, और कंपनी की प्रमोशन जो है वो कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन है। और उसमें हमने ये कहा था कि आपकी जो प्रमोशन है वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की शक्ल में होनी चाहिए, क्योंकि आप दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हों, बहुत ही अच्छी प्राइस पे उसे बेचते हों, कस्टमर के लिए उसे ख़रीदना बड़ा कन्वीनियंट हो, लेकिन ये सारी बातें आप कस्टमर को बताना भूल जाएं, यानी आपकी जो प्रमोशन या कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव ना हो, तो ऐसी प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए प्रोडक्ट अपनी जगह अहम है, प्राइस का बेहतर होना अपनी जगह ज़रूरी है, जो प्लेस है उसका कन्वीनियंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी फ़ायदा देंगी जब आपकी प्रमोशन या कम्युनिकेशन जो है वो सही होगी। तो प्रमोशन या मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते किसे हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परसुएसिवली कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स। यानी आप कस्टमर के लिए जो कुछ भी बना रहे हैं, ज़ाहिर है आप कस्टमर को वैल्यू देना चाह रहे हैं और उसके बदले में कस्टमर से प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में मार्केटिंग में पढ़ा था प्रोसेस क्या होता है उसका। और सिर्फ यही नहीं है कि आप उसे एक दफ़ा प्रोडक्ट बेचें, बल्कि आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशंस जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम प्रमोशन या मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हमने बात की कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के बहुत सारे टूल्स हैं और इन टूल्स को प्रमोशनल मिक्स कहा जाता है। ये टूल्स 5 तरह के हैं: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशंस, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग। और इनमें से जो सबसे बड़ा टूल है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाता है, वो एडवर्टाइजिंग है। अब दूसरी जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है वो IMC है, यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं: कंबाइनिंग द प्रमोशनल मिक्स फॉर सेंडिंग अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट और ब्रांड टू द टारगेट मार्केट। जी, हमने अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनको अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में एक मैसेज जो है वो भेजना है, और वो मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वाज़ेह हो, और हर दफ़ा जो है वो एक ही पैगाम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो उसके लिए जो मुख्तलिफ़ टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे प्रमोशनल मिक्स के, इसको कंबाइन करना, इस सिस्टम को IMC कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पाँचों के पाँचों टूल्स ही इस्तेमाल करें, आप एक से ज़्यादा टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जितने भी टूल्स आप यूज़ करेंगे उसमें अपना ये ख्याल रखना है, टारगेट मार्केट को मैसेज भेजना है, मैसेज आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड से मुतल्लिक होगा, मैसेज क्लियर होना चाहिए, मैसेज कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चेंज ना आए उसमें। तो फिर ही एक अफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो बनेगी। अब यहाँ पे जो प्रमोशनल टूल्स हैं मुख्तलिफ, उनकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सेल्स प्रमोशन। Definition is short-term incentives to encourage the purchase or sale of a product or service। ये जो सेल्स प्रमोशंस हैं, इससे मुराद वो बेनिफिट्स हैं, वो इंसेंटिव्स हैं जो कंपनी कस्टमर्स को भी दे सकती है और अपने जो रीसेलर्स हैं उनको भी दे सकती है। रीसेलर्स कौन हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स या रिटेलर्स को हम रीसेलर्स कहते हैं। इनको जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो ट्रेड प्रमोशंस कहलाती हैं, और जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं वो कंज्यूमर प्रमोशंस कहलाती हैं। दोनों को कंबाइन करें तो ये सेल्स प्रमोशंस बन जाएंगी। अच्छा, ये प्रमोशंस कई तरह की हैं। जैसे कस्टमर्स को तो आमतौर पे डिस्काउंट की शक्ल में दिया जाता है, या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की शक्ल में दिया जाता है। 20% फ्री है, 10% फ्री है, ₹50 ऑफ है, बाय वन गेट वन फ्री है, इस तरह की चीज़ें। और जो आपके रीसेलर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट्स होते हैं यूजुअली
कोई इंसेंटिव्स हैं, कोई उनके लिए लकी ड्रॉज़ हैं, उनको कोई वैसे गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं, उनको कोई टूर्स जो है वो करवा दिए जाते हैं, या कैश प्राइजेस भी हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होंगे, यानी मुस्तकिल नहीं है, बल्कि कुछ वक्त के लिए होंगे। और इसका मकसद क्या है? एक तरफ तो रीसेलर्स को प्रमोट करना, उनको मोटिवेट करना कि आप हमारी प्रोडक्ट्स आगे बेचें। दूसरी तरफ कस्टमर्स को मोटिवेट करना कि आप हमारी प्रोडक्ट्स ख़रीदें। तो ये सेल्स प्रमोशंस कहलाती हैं। पर्सनल सेलिंग इज़ पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय द फर्म्स सेल्स फोर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सेल्स एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। बाज़ दफ़ा कंपनी की जो सेल्स टीम्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ कस्टमर्स के पास जाती हैं, यूजुअली ऐसा B2B में होता है, और वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशंस देती हैं, उसके जो मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हाईलाइट करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो जो डील्स हैं वो फ़ाइनल हो जाएं कस्टमर्स के साथ। ना सिर्फ वो प्रोडक्ट्स उन्हें बेचती हैं, बल्कि उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी करती हैं। Next is public relations, which is building good relations with the stakeholders by obtaining favorable publicity, creating a good corporate image, and handling unfavorable rumors, stories और events. यहाँ स्टेक होल्डर से मुराद जो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, जैसे आपके कंपेटिटर्स भी हैं, फिर आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक है, गवर्नमेंट है, मीडिया फर्म्स हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने एक अच्छी रेपो बिल्ड करना अपने ब्रांड्स के बारे में, कंपनी के बारे में, और अगर कोई नेगेटिव इमेजेस हैं तो उसको ख़त्म करना, कोई रूमर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करना, ये सारी जो एफ़र्ट्स हैं वो पब्लिक रिलेशंस कहलाती हैं। Next is direct marketing, which is direct connections using letter, email, phone call, internet, or other tools with carefully targeted individual customers to both obtain an immediate response and have long term relationships. यानी डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो सारे कस्टमर्स के साथ नहीं होगी, बल्कि जो चंद प्रिविलेज्ड कस्टमर्स हैं, जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो आपको ज़्यादा बिजनेस देते हैं या दे सकते हैं, उनके साथ होगी। और ये एक डायरेक्ट वे में आप उनसे जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे थ्रू लेटर्स या ईमेल्स या फ़ोन कॉल्स या किसी और टूल के ज़रिए, और उन्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफिंग देंगे। और मकसद ये होता है कि इमीडिएट रिस्पांस जो है अगर आपको मिल जाता है तो एक तो वो फ़ायदा होगा, दूसरा ये कि डायरेक्ट वे में मिलने से जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड होने और मेंटेन रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोमोशनल मिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में, विच इज़ एडवर्टाइजिंग, एंड इट इज़ द पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली परसुएसिव इन नेचर अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर थ्रू द वेरियस मीडिया। तो इसमें कई तरह की टर्म्स जो है वो आ रही हैं। जैसे पेड से मुराद है कि आप अपनी जो एडवर्टीज़मेंट है या तो प्रिंट मीडिया में देंगे, इन डैट केस आपको स्पेस जो है वो बाय करना पड़ेगी किसी न्यूज़पेपर से या मैगज़ीन से, या आप उसे ब्रॉडकास्ट मीडिया में देंगे टेलीविज़न के ऊपर, वहाँ पे आपको टाइम बाय करना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में ये पेड है। उसके बाद ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब है कि पर्सनल कम्युनिकेशन भी होती है जिसके मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, जिसकी जैसे फ़ेस टू फेस है या लेटर है, ईमेल है, कॉल है, व्हाट्सएप है या मैसेज है। ये सारी पर्सनल कम्युनिकेशंस हैं जिसमें आपका कस्टमर से डायरेक्ट रब्ता होता है। और जो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशंस हैं जिसमें आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट रब्ते में नहीं आते, वो मुख्तलिफ़ मीडिया के थ्रू है। जैसे टेलीविज़न पे कोई ऐड चल रहा है तो आपके ब्रांड की कम्युनिकेशन हो रही है कस्टमर के साथ, लेकिन आपका जो लिंक है वो डायरेक्ट नहीं है। तीसरी चीज़ है कि ये इंफॉर्मेशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट। इंफॉर्मेशन से मुराद है कि आपने अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विसेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर से यहाँ मुराद टारगेट मार्केट है, उस तक पहुँचानी है। परसुएसिव इन नेचर से मुराद है कि आप कस्टमर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो प्रोडक्ट ख़रीदें, बार बार ख़रीदें, बल्कि वो दूसरों को भी रिकमेंड करें। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से मुराद है कि वो प्रोडक्ट या ब्रांड जो है उसके पीछे कोई ना कोई पेरेंट कंपनी मौजूद है जिसकी तरफ से वो ऐड आ रहा है। अब कुछ मीडिया का भी इसमें ज़िक्र आया है, तो मीडिया की बहुत सारी टाइप्स हैं।
जैसे प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर्स या मैगज़ीन्स, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऑडियो वीडियो ऑनलाइन, ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे टेलीविज़न या रेडियो है। फिर सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और कई तरह की ऐप्स हैं। और ओपन मीडिया हो सकता है जो ऑन रोड्स आपको नज़र आता है, बिल बोर्ड्स हैं, हैंगर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, बैनर्स हैं। और इसके अलावा भी कई नॉन ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ मीडिया भी हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का मॉडल है उसको देखना पड़ेगा, जिसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं। और हम इन कंपोनेंट्स को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, मैकडोनल्ड्स की एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सेंडर होता है जी, जिसने मैसेज भेजना है। इन दिस केस वो मैकडोनल्ड्स है। और उसके बाद एनकोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें वो मैसेज जो है उसकी फॉर्मेशन की जाती है। वो मैसेज सोचा जाता है, बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो हमारी एग्ज़ाम्पल में प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैकडोनल्ड्स ऐड, उसने जो ऐड बनाना है वो सारा इनकोडिंग में आएगा। उसके बाद जब वो मैसेज अपनी फ़ाइनल शेप में आएगा, तो इस केस में आप मैकडोनल्ड्स का जो ऐड है वो बन गया, फ़ाइनल हो गया। फिर आप एक मीडिया जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं। और मीडिया से मुराद यहाँ कम्युनिकेशन चैनल है कि आपने मैकडोनल्ड्स का ऐड प्रिंट मीडिया में देना है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देना है, या सोशल मीडिया पे देना है, या कोई कॉम्बिनेशन है। इसके बाद कोई ना कोई रिसीवर भी होता है, और इस केस में जो टारगेट मार्केट है, टारगेट कस्टमर्स हैं, वो आपके रिसीवर्स हैं। और वो आपके मैसेज को डीकोड करते हैं, यानी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर रिस्पॉन्स है, यानी कस्टमर्स ने उस मैसेज को पसंद किया या नहीं किया, या उस मैसेज से इंस्पायर होके उन्होंने सोचा कि मैकडोनल्ड्स जो है वो किसी दिन जाया जाए, फैमिली के साथ जाएं, अकेले जाएं, या उसकी कोई नई जो आइटम है उसको ट्राई करें। उसके बाद फ़ीडबैक है। फ़ीडबैक से मुराद वो रिस्पॉन्स है जो कस्टमर्स डायरेक्टली कंपनी को या सेंडर को जो है वो दे सकते हैं। तो अगर कस्टमर जो है वो अपना फ़ीडबैक देते हैं, प्रेज़ करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो भी फ़ीडबैक है वो थ्रू ईमेल हो सकता है, थ्रू रिटन मैसेज हो सकता है, वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो कोई रेटिंग के ज़रिए हो सकता है, या किसी भी मीन्स में। बाहर के मुल्कों में ये चूँकि ज़्यादा होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं वहाँ पे फ़ीडबैक देने की। और फाइनली नॉइस है जी। आपका जो मैसेज है उसके दौरान डिस्टॉर्शन भी आ सकती है, इंटरप्शंस हो सकती हैं। और इस केस में स्पेशली जो इंटरप्शंस हैं वो जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी तरफ से हो सकती हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है और मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये बड़े सिमिलर हैं। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मार्केट के एनालिसिस करेंगे। मार्केट से मुराद हमारे कंपेटिटर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, हमारे सप्लायर्स भी हैं, हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हैं, न्यू एंट्रेंट्स भी हैं, हमारे सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। तो सारे जो पार्टीज़ हमारे टास्क एनवायरनमेंट का हिस्सा थी, जिन्हें हमने 5 फोर्सेस या 6 फोर्सेस कहा था, वो हमारी मार्केट है। तो उसके एनालिसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास एक स्वॉट मैट्रिक्स बनता है जिसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का हमें पता चल जाता है। इसकी बेस पे हम अपने जो कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज़ तय करते हैं स्टेप नंबर 2 में। और इसमें हम अपनी प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, और किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते हैं। फिर हम अपना जो मैसेज है वो क्रिएट करते हैं। और मैसेज में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसका थीम क्या है, उसमें हमने अपील कौन सी इस्तेमाल करनी है, और उसका फ्रेमवर्क किस तरह का होगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मीडिया सिलेक्शन का, कि हमने राइट या अप्रोप्रिएट मीडिया जो है उसके ज़रिए अपनी टारगेट मार्केट तक जाना है। अब हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल मीडिया भी हैं जिनकी डिटेल्स मैं पहले बता चुका हूँ, और इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव मार्केटिंग वेन्यूज़ भी होते हैं। उसके बाद एक मैसेज सोर्स भी हमें चाहिए होता है। मैसेज की क्रेडिबिलिटी को मेक श्योर करने के लिए हमें एक ऐसा मैसेज सोर्स चाहिए जिसकी बात लोग सुने भी और माने भी। वो सेलिब्रिटीज़ भी हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं,
वो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट भी हो सकती है, और वो सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी हो सकते हैं जो अपने टेस्टिमोनियल्स जो है वो देंगे। तो कौन सी जगह पे हमने कौन से जो सोर्स है उसको इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर और हमारी टारगेट मार्केट के ऊपर। और फाइनली हमने फीडबैक लेना है जी, कि हमारी जो कैंपेन है, जो मार्केटिंग प्रोसेस हमने सारा किया है, वो सक्सेसफुल रहा भी या नहीं। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसे मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जाए, और अगर नहीं रहा तो जहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं उनको हम बेहतर करेंगे। फिर हम आते हैं जी, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या हैं। चूँकि एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रमोशनल टूल है, और सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन भी एडवर्टाइजिंग के लिए की जाती है, तो इसके जो फंक्शंस हैं उनको समझना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सपोर्ट्स मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स आप जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो पहले जो 3 पीज़ हैं वो बेकार हो जाएंगे अगर आपका फोर्थ पी एग्जिस्ट नहीं करता या वो इफ़ेक्टिव नहीं है। ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। इसके बाद है डिफ्रेंशिएट्स द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, डिफ्रेंशिएशन, कैसे ये दूसरों से मुख्तलिफ है, कैसे ये दूसरों से बेहतर है, ये सारी चीज़ कम्युनिकेट होगी एडवर्टाइजिंग के थ्रू। नेक्स्ट, एक्सपेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन। ज़ाहिर है आप जब एडवर्टाइज़ करते हैं प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो आप एक ज़्यादा बड़ी जो मार्केट है, मैस मार्केट है, उस तक पहुंचते हैं। तो यूँ आपकी जो लार्ज ऑडियंस की वजह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, और इस एक्सपेंशन की वजह से जो लार्ज मार्केट सेगमेंट है उसको सर्व करना ज़्यादा इकनॉमिकल हो जाता है। यानी ज़ाहरी तौर पे तो जो आपका बजट है वो ज़्यादा लगेगा जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। लेकिन चूँकि उसकी जो रेंज है आपको मिलेगी ऑडियंस की, वो भी बड़ी होगी, तो ओवरऑल ये इकनॉमिकल पड़ेगा। फिर है जी स्पोर्ट्स प्रोमोशनल मिक्स। प्रोमोशनल मिक्स में चूँकि एडवर्टाइजिंग के अलावा दूसरे टूल्स भी हैं, तो एडवर्टाइजिंग उन्हें सपोर्ट करेगा, वो एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करेंगे। फिर है जी एस्टेब्लिशेस क्रेडिबिलिटी। देखिए, मार्केटिंग में एक चीज़ कही जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखेंगे तो आप बिकेंगे। लोग उस ब्रांड को पसंद करते हैं या एटलीस्ट रिकग्नाइज़ करते हैं जो उन्हें टेलीविज़न पे भी नज़र आ रहा है, जो उन्हें अखबार में भी नज़र आएगा, जो मैगज़ीन में भी मौजूद होगा, जो बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के ऊपर भी उन्हें मिलेगा। तो ऐसे ब्रांड्स की रिकग्निशन की वजह से उनके बिकने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद है रिड्यूसेस सेल्स कॉस्ट। देखें, जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी पहले से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कस्टमर आपको जानते हैं पहले से, आपके फ़ीचर्स या बेनिफिट से वो आगाह होते हैं, तो आपकी जो सेल्स टीम है उसकी कोशिश कम हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर पहले से आपके ब्रांड को रिकग्नाइज़ करेगा। फिर है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग का एक फ़ंक्शन ये भी है कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके फ़ीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेस, यूज़र प्रोफाइल, यूजेज प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में, वो सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही कस्टमर्स तक पहुंचती है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट्स कंपेटिटिव मूव्स। देखें कि इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपेटिटर्स होते हैं और उनके आपस में छेड़खानी भी चलती रहती है। जैसे मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग है, पेप्सी और कोक है, BMW और मर्सिडीज़ है। अब ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब मूव्स बनाते हैं तो उन्हें एडवर्टिज़मेंट के थ्रू भी व्यूवर्स को दिखाते हैं, कस्टमर्स को दिखाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो अच्छे वाला वॉशिंग पाउडर है उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा, महंगा कहा जाएगा, और जो सस्ते वाला है उसे सस्ता नहीं कहते, आम वॉशिंग पाउडर कहते हैं। और उनके जो इमेजेस हैं वो भी थोड़े से ब्लर करके दिखा देते हैं, देखने वालों को, व्यूवर्स को समझ तो आ जाती है। ये सारी की सारी कंपेटिटिव मूव्स कहलाती हैं और ये एडवर्टिज़मेंट्स में दिखाई जाती हैं। तो एडवर्टिज़मेंट का एक फ़ंक्शन कस्टमर को, जो कंपेटिटर्स हैं उनको अटैक करना भी होता है। और इसी तरह अगर कंपेटिटर आपके ऊपर अटैक करता है तो आप उसकी काउंटर मूव भी बना सकते हैं, तो उसे भी आप एडवर्टिज़मेंट के थ्रू ही रिफ्लेक्ट करेंगे। फाइनली हम बात करेंगे जी प्रमोशनल मिक्स की दो बड़ी स्ट्रेटजीज़ पे, विच आर पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज़।
जो पुश स्ट्रेटजी है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं। यूजिंग द सेल्स फोर्स एंड ट्रेड प्रमोशंस टू पुश द प्रोडक्ट थ्रू चैनल्स, द मैन्युफैक्चरर promotes the product to resellers who in turn promote it to consumers। अगर आप नीचे वाला मॉडल देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट मैन्युफैक्चरर है, दरमियान में रीसेलर्स हैं यानी होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, और एंड पे कंज्यूमर्स हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो मुख्तलिफ जो प्रमोशनल मिक्स है यानी पर्सनल सेलिंग है, ट्रेड प्रमोशंस है या इसके अलावा कोई टूल है, वो अप्लाई करता है रीसेलर्स के ऊपर ताकि उन्हें पुश किया जा सके, उन्हें इंसेंटिव दे के मोटिवेट किया जा सके कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर्स को बेचें। और जो रीसेलर्स हैं ये फर्दर कंज्यूमर्स को पुश करते हैं थ्रू पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशंस कि आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें। तो यूँ जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से रीसेलर्स और रीसेलर से कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। यूजुअली ऐसा B2B में होता है। इस चीज़ को आप पुश स्ट्रेटजी कहते हैं। दूसरी है पुल स्ट्रेटजी, विच इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस टू परसुएड कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, क्रिएटिंग ए डिमांड वैक्यूम दैट पुल्स द प्रोडक्ट थ्रू चैनल्स। देखें, अगर नीचे वाला हम मॉडल देखें तो मैन्युफैक्चरर, रीसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट इन कांटेक्ट है विद कंज्यूमर्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशंस एंड अदर्स, यानी वो कंज्यूमर्स को परसुएट कर रहा है, इंसेंटिव्स दे रहा है, अपने प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग क्रिएट कर रहा है, डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहा है, और कस्टमर्स जो है उसकी वजह से एक डिमांड करेंगे उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की। ये डिमांड जो है वो रीसेलर्स के पास आएगी और रीसेलर्स फर्दर डिमांड करेंगे मैन्युफैक्चरर के पास, और यूँ जो डिमांड का वैक्यूम है वो क्रिएट होने की वजह से एक पुल जो है वो बन जाएगा। इस चीज़ को हम पुल स्ट्रेटजी कहते हैं, और यूजुअली ये B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर्स में ये स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। जब टेलीविज़न पे एक ऐड दिखाते हैं कि फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कीमत में मिल रही है और इसके ये बेनिफिट्स हैं जो दूसरे ऑफ़र नहीं कर रहे, और ये महदूद मुद्दत के लिए पेशकश है, या जो भी चीज़ें, तो कस्टमर फ़ौरन जो है उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। जब कोशिश करेगा, हर कस्टमर ऐसा करेगा, तो एक डिमांड का वैक्यूम क्रिएट होगा, और यूँ जो रीसेलर्स हैं वो आएंगे मैन्युफैक्चरर के पास, उस प्रोडक्ट को उठाएंगे और डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्केटिंग मिक्स का जो 4th P है यानी प्रमोशन, इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो के हैंडआउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।